वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकारों को हमने दो आधारों पर विभक्त किया है। पहला है मांग के नियम के आधार पर, दूसरा वस्तुओं के उपयोग के आधार पर। मांग के नियम के आधार पर हम देख सकते हैं कि वस्तुएं सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। सामान्य वस्तुएं, हीन, निम्न, निकृष्ट, घटिया या इन्फीरियर गुड्स। और थर्ड नंबर पर है गिफिन वस्तु। प्रोफेसर गिफिन के द्वारा दिए जाने के कारण इन वस्तुओं का नाम गिफिन वस्तु रखा गया। वस्तुओं के उपयोग के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो इनको हम सारी वस्तुओं के बारे में हम अलग अलग रूप में अध्ययन करेंगे। पहला है सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने पर बढ़ती है और आय में कमी होने पर कम होती है, उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं। नॉर्मल गुड्स किन्हें कहेंगे? जो वस्तुएं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने पर बढ़ती है। सामान्यतः आय प्रभाव जो होता है कि व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो वह वस्तुओं की अधिक इकाइयाँ क्रय करने लगता है, आय में कमी होती है तो वह वस्तुओं की कम इकाइयाँ क्रय करता है, उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं। अर्थात इन वस्तुओं में जो आय प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। अतः सामान्य वस्तुओं में मांग का नियम लागू होता है। मांग के नियम के बारे में हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था। मांग का नियम अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध का होना। तो सामान्य वस्तुओं में मांग का नियम लागू होता है। इसके पीछे मुख्यतः कारण आय प्रभाव का धनात्मक होना भी होता है। अब दूसरी वस्तु है हीन वस्तुएं, जिसे निम्न वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं या घटिया वस्तुएं भी कहा जाता है। जिन वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि होने से कम होती है तथा आय में कमी होने से बढ़ती है, उसे हीन या निम्न वस्तुएं कहते हैं। अर्थात इन वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। हीन वस्तुओं में आय प्रभाव की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई तो वह व्यक्ति उस वस्तु की कम इकाइयाँ क्रय करता है और आय में कमी होने पर उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय करता है। अर्थात आय प्रभाव इन वस्तुओं का ऋणात्मक होता है, परंतु इन वस्तुओं में मांग का नियम लागू हो जाता है। तो हीन वस्तुओं के मुख्यतः दो पक्ष हैं कि इसमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, इसलिए इन्हें हीन वस्तुएं कहा जाता है। लेकिन चूँकि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कम प्रभावशाली होता है, अतः इन वस्तुओं में मांग का नियम लागू हो जाता है। तीसरे नंबर की वस्तुएं गिफिन वस्तुएं। वे हीन या निम्न वस्तुएं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात वस्तु की कीमत व मांग मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। गिफिन वस्तु के संदर्भ में पहला पॉइंट है आपका कि वे हीन या निम्न वस्तुएं, अर्थात उन वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होना अत्यावश्यक है। इनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, परंतु गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद होती है कि इनमें वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है। अतः मांग का नियम इन वस्तुओं पर अप्लाई लागू नहीं होता है। सामान्यतः इन वस्तुओं की मुख्यतः तीन विशेषताएं होती है। पहली, आय प्रभाव का ऋणात्मक होना, जो कि हीन वस्तुओं के लिए भी आवश्यक है। अतः गिफिन वस्तु की परिभाषा में ही फर्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा वे हीन या निम्न वस्तुएं, अर्थात जो गिफिन वस्तुएं होंगी उनका हीन वस्तुएं होना अवश्य आवश्यक है। दूसरा, आय प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होना, चूँकि हमने देखा है कि आय प्रभाव इसका ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वस्तु का कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर वह वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो जाती है, अतः उपभोक्ता अपनी आय को अन्य वस्तुओं से हटाकर उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय करता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए मांग का नियम है वो लागू नहीं हो पाता।
और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आय का बड़ा भाग व्यय होना। यदि उपभोक्ता अपनी आय का छोटा भाग इस पर व्यय करेगा तो वो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में नहीं आएगा। अतः ये तीनों पॉइंट हैं जो कि गिफिन वस्तुओं की परिभाषा को संभव बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। वनस्पति घी का उदाहरण हम ले सकते हैं। वनस्पति घी के संदर्भ में कहा जाता है कि यह देशी घी होता है वो शेष वस्तु होती है, जबकि वनस्पति घी एक निकृष्ट या हीन वस्तु होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वह वनस्पति घी के स्थान पर देशी घी का प्रयोग करना अधिक पसंद करेगा, जिससे देशी घी की मांग बढ़ेगी और वनस्पति घी की मांग कम होगी। अतः वनस्पति घी एक गिफिन वस्तु कहलाएगा। सामान्यतः उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय करता है, परंतु यहाँ विपरीत स्थिति है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो वनस्पति घी को छोड़ करके देशी घी की मांग करेगा। अतः वनस्पति घी के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होगा। आगे हम देखते हैं वस्तुओं के प्रयोग के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की है। स्थानापन्न वस्तुएं वे दो वस्तुएं जो उपभोक्ता की समान आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं तथा आसानी से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। अर्थात वे दो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती हैं क्योंकि वो उपभोक्ता की एक जैसी आवश्यकता को संतुष्ट करनी है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं चाय एवं कॉफ़ी की दोनों ही वस्तुएं उपभोक्ता की गर्म पेय पदार्थ पीने की आवश्यकता को संतुष्ट कर रही हैं, अतः दोनों ही स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। इन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम कैसे कार्य करता है ये हम देखेंगे। इन वस्तुओं में यदि किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इससे उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। मान लेते हैं यदि चाय की वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता चाय की मांग कम करेगा, कॉफ़ी की मांग बढ़ा देगा। तो स्पष्ट है कि स्थानापन्न वस्तुओं के रूप में मांग का नियम कार्य करता है कि यदि चाय की उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी दूसरी वस्तु की मांग है वो सामान्यतः स्थानापन्न वस्तु की मांग है वो बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा पूरक वस्तुएं वे दो वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, अर्थात एक दूसरे के साथ पूरक रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अर्थात जिनका एक के बिना कोई महत्व, एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं होता है, तो वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में पेन और स्याही, कार, पेट्रोल इत्यादि हम एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। पेन का उपयोग स्याही के बिना व्यर्थ है और स्याही का उपयोग पेन के बिना व्यर्थ है, तो एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहलाती है। इन वस्तुओं की मांग सामान्यतः संयुक्त मांग होती है। इन वस्तुओं में किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर इसके साथ साथ इसकी पूरक वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाती है। अर्थात यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो साथ के साथ उस वस्तु की जो पूरक वस्तु होती है उसकी मांग में भी कमी हो जाती है। जैसे पेन की कीमत में यदि वृद्धि हो जाएगी तो पेन की मांग कम होगी, तो पेन में यूज़ होने वाली स्याही की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि इन वस्तुओं की संयुक्त मांग होती है, उसके आधार पर पूरक वस्तुएं कहलाती है। कार एवं पेट्रोल के संदर्भ में भी देख सकते हैं यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कार की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाती हैं। तो पूरक वस्तुएं होती हैं जिनके संदर्भ में मांग का नियम है संयुक्त मांग के आधार पर कार्य करता है। इस प्रकार इन वस्तुओं के हमने संदर्भ में विभाजन के रूप में वस्तुओं के प्रकारों का अध्ययन किया है, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक में जब वर्ड्स आएंगे, मांग की लोच पढ़ेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। थैंक यू।